सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के प्रोटेस्ट खूनी मोड़ पर पहुंचे, 6 लोगों की मौत, कई सूबों में फैली आग। ईरान के अजना में हुआ पुलिस स्टेशन पर हमला, नकाब पोशों ने कई गाड़ियां जलाईं। गजा की सांसें घोट रहा इसराइल, 37 इंटरनेशनल एनजीओ पर बैन, यूएन ने दी वार्निंग। हमास के अंदर बड़ा उलटफेर, सिनवार के करीबी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर। लेबनान के पास बची आखिरी मोहलत, कतर, तुर्की और मिस्र का प्रेशर, हिजबुल्लाह हथियार डाले या फिर जंग झेलने को रहे तैयार। यूएई के पीछे हटने के बावजूद यमन में टकराव तेज, अदन एयरपोर्ट किया गया बंद, एसटीसी बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट का मैदान सजा। और सऊदी अरब में बना फांसी का काला रिकॉर्ड, 356 लोगों को दी गई मौत की सजा। शुरुआत करते हैं इस शो की। बहुत अहम खबरें हैं और शुरुआती खबरों में सबसे पहले जिक्र ईरान का। ईरान में जो प्रोटेस्ट महंगाई और करेंसी के गिरने से शुरू हुए थे, अब वो खुले तौर पर खूनी टकराव में बदलते जा रहे हैं। ताज़ा झड़पों में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। जी, ये इंसिडेंट या ये कहें कि ये जो मौतों की खबर है, ये 1 जनवरी और 2 जनवरी की रात को डेवलप हुई है। तो 6 लोगों की जान गई है और ये इस मौजूदा लहर की पहली मौतें बताई जा रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। इतवार को तेहरान में शुरू हुई ये आग आज अपने 6ठे दिन में दाखिल हो चुकी है, जहां दुकानदारों ने महंगाई और इकोनॉमिक जाम के खिलाफ हड़ताल की थी। और अब ये आग ईरान के कई सूबों तक फैल चुकी है। आज जुमा है, यकीन मानिए कि जब आप शाम आपकी हो रही होगी भारत और पाकिस्तान में, खासतौर से भारत में, तब वहां दोपहर जुमे की खबरें तब बाहर आनी शुरू होंगी क्या हुआ है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चार महल और बख्तियारी सूबे के शहर लारदेगान में सिक्योरिटी फोर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प में 2 लोग मारे गए, जबकि पास के लोरेस्तान सूबे के अजना शहर में 3 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि लारदेगान में कुछ प्रोटेस्टर्स ने गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, शहीद फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंकों पर पथराव किया, जिसके मुकाबले में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस एहतजाज के दौरान कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और पुलिस ने कई लोगों को रिंग लीडर बताकर गिरफ्तार किया है। ईरान के अजना में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं, जहां एक पुलिस स्टेशन पर सीधा हमला किया गया। नकाबपोश प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन पर टूट पड़ा। हमला खास तौर पर उस साइड से किया गया जहां हथियार रखे हुए थे। ये हमला 1 जनवरी की रात हुआ। हालांकि सिक्योरिटी ने हालात को कंट्रोल में ले लिया और हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इन प्रोटेस्टर्स को दंगाई करार दिया है, क्योंकि वाकई दंगे जैसे हालात हैं। लेकिन ज़मीन पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि गुस्सा अब काबू से बाहर होता जा रहा है। ईरान में करेंसी के टूटने और इकनॉमी के लगातार गिरने और महंगाई के बढ़ने की वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे। लेकिन अब इसमें कुछ और किस्म की बू आ रही है। फ़िलहाल तो जो कुछ हो रहा है उससे मतलब साफ़ है, ईरान में हालात अब सिर्फ नारेबाजी तक महदूद नहीं रहे। ये एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां हर अगला दिन और ज़्यादा खूनी हो सकता है। क्योंकि हमने आपको बताया कल प्रोटेस्ट में, जब इस प्रोटेस्ट का 5वां दिन था 1 जनवरी को, तो 5 से 6 लोगों की जान जाने की खबर आई है। ईरान के हमदान शहर से भी एक वीडियो सामने आया है। वीडियो और मैसेज ने हालात की असल तस्वीर दिखा दी है। वीडियो भेजने वाले शख्स का कहना है, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं, ये पूरा वॉर जोन बन चुका है। इस्लामिक रिपब्लिक की असली जंग बाहर किसी से नहीं है, ईरान की आवाम से ही है। हम निहत्ते हैं और हमें सीधा मारा जा रहा है। हमदान की सड़कों पर डर, गोलियों की आवाज़ों और खून के बीच आवाम का इल्ज़ाम साफ है, जो कह रही है कि ये कंट्रोल का नहीं, दमन का ऑपरेशन है। लेकिन दोस्तों, ये सब लिखने वाले, ये वीडियो पोस्ट करने वाले और इसके साथ मैसेज पोस्ट करने वाले दरअसल ईरान की इस्लामी हुकूमत के मुखालिफ हैं और शाह पहलवी की रंगीन मिजाज सोच के हामी भी हैं। ऐसे में इस सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि आखिर किसकी शह और किसकी फंडिंग की बुनियाद पर खुद मुख्तारी और इज्जत का परचम बुलंद किए ईरान को सुलगाया जा रहा है। ये साजिश किसकी है? अब गजा से एक अहम खबर ले लेते हैं।
हल्के हल्के गजा का दम घोट रहा है इसराइल। एक एक करके मदद के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं। इसराइल ने गजा में काम कर रहे 37 इंटरनेशनल एनजीओज पर बैन कंफर्म कर दिया है। दलील वही पुरानी है, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हुए। हमने इस मुतालिक कल आपको खबर बताई थी। इन 37 एनजीओ को फलस्तीनी स्टाफ की पूरी डिटेल देने का हुक्म दिया गया था। अब कहा गया है कि 1 मार्च तक ऑपरेशन बंद करो और गजा छोड़ दो। यूनाइटेड नेशंस ने साफ वार्निंग दी है कि यह फैसला गजा की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, इंसानी बहरान को और ज्यादा खतरनाक बना देगा, मानवीय त्रासदी को। बैन की लिस्ट में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी एक बड़ी तंजीम, यानी जिसे एमएसएफ भी कहते हैं, उसका भी नाम शामिल है। दोस्तों, इस्राएली हुकूमत फलस्तीनियों की मदद करने वाली हर तंजीम को बिना सबूत हमास से लिंक्स के नाम पर बदनाम करने में लगी है। कोई सबूत देती नहीं वो, चाहे वो यूएन की एजेंसियां क्यों ना हो। उनको भी यही कहकर यूएनआरडब्ल्यूए को भी यही कहकर बदनाम किया गया। 2026 गजा के लिए उम्मीद लेकर नहीं आया। न खाना तय है, न दवा, न इलाज, ऊपर से पाबंदियों की नई किस्त सामने आ चुकी है। ये सिर्फ एनजीओ पर बैन नहीं है दोस्तों, ये गजा की जिंदगी पर हल्के हल्के कसा जा रहा वो फंदा है जो उसके लोगों का दम घोट देगा, उनको भूखा मार देगा। अब गजा से दूसरी खबर, गजा के रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के अंदर बड़ा उलटफेर होने की खबर है। मूवमेंट की कमान याहिया सिनवार के करीबी के हाथ में जाने का दावा सामने आया है और खबर भी। इसराइल से जंग में बड़े चेहरों के मारे जाने के बाद अब गजा में हमास की नई लीडरशिप शक्ल ले रही है। अशर्क अल अवसत अखबार के मुताबिक रिहा किए गए कैदी अली अल अमूदी को अब गजा में हमास के एक्टिंग पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी दे दी गई है। अल अमूदी, उनका फोटो आपको नहीं मिलेगा, कभी याहिया सिनवार के साथ कोई एक आध फोटो है उनका, अमूमन नहीं मिलता। अल अमूदी को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन ये कोई नया नाम नहीं है। ये नाम याहिया सिनवार के सबसे करीबी लोगों में रहा है। जेल के दिनों से लेकर रिहाई के बाद तक, मीटिंग हो या मूवमेंट, ये शख्स हर जगह सिनवार के साथ साया बनकर मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि याहिया सिनवार की मौत के बाद खान यूनिस शहर से गजा के मामलों को कंट्रोल करने वाली टीम अल अमूदी की निगरानी में ही काम कर रही है। इस टीम के सभी लोग सीधे याहिया सिनवार के सर्कल से आते हैं। अल अमूदी को हमास के मीडिया डिपार्टमेंट का हेड भी बनाया गया था और साल 2014 में गिलाद शालित प्रिजनर एक्सचेंज डील के तहत अमूदी को रिहा किया गया था। आज हालात ये हैं कि भूख, तबाही और घेराबंदी में डूबे गजा को चलाने की कमान सिनवार की सोच और लाइन से जुड़े लोग संभाल रहे हैं। सिनवार की सोच और लाइन से जुड़े लोग, यानी साफ है, बस चेहरे बदले हैं, लेकिन हमास के अंदर सिनवार की लकीर अब भी जिंदा है। अब जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो आज की सबसे अहम खबर है। लेबनान के सिर पर जंग की तलवार लटक रही है और अब कतर, तुर्की और मिस्र ने मिलकर हिजबुल्लाह को आखिरी मोहलत की वार्निंग दे दी है। ये दावा है इस्राएली वेबसाइट i24 न्यूज़ का। दावा किसका है, सुन लीजिए, और कुछ और अपना जहन में इमेज बनाने से पहले खबर पूरी समझिए। सऊदी अखबार अशर्क अल अवसत की रिपोर्ट के हवाले से इस्राएली मीडिया ने लिखा, इन तीनों मुल्कों ने हिजबुल्लाह से साफ कह दिया है कि अब या तो हथियार लेबनानी हुकूमत के हवाले करो या फिर इस्राएली हमले झेलने के लिए तैयार रहो। रिपोर्ट में लेबनान की मिनिस्ट्रियल सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि हिजबुल्लाह को समझाया गया है कि अगर हथियार सरेंडर कर दिए तो लेबनान को इस्राएली स्ट्राइक से बचाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी यानी हिजबुल्लाह की जिद जारी रही तो इस्राएल का हमला सिर्फ तबाही नहीं लाएगा, बल्कि हिजबुल्लाह और लेबनानी आवाम के बीच जो बचा खुचा रिश्ता है उसे भी पूरी तरह तोड़ देगा, क्योंकि लेबनान में एक भी शख्स नहीं चाहता कि इस्राएल उस पर जंग मुसल्लत करे, उस पर हमले करे। लिहाजा ये हिजबुल्लाह के हाथ में है कि वो जंग ना होने दे। मतलब बिल्कुल साफ है, ये कोई दोस्ताना सलाह नहीं इन तीनों मुल्कों की तरफ से, ये एक आखिरी चांस है, एक आखिरी मोहलत। अब गेंद हिजबुल्लाह के पाले में है, या तो वो लेबनान को जंग से बचा ले या फिर पूरा मुल्क एक और आग में झोंक दिया जाएगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह बेहद कमजोर हो चुका है और उसमें ये दम नहीं है कि वो इस्राएल का मुकाबला कर पाए, क्योंकि उसके ज्यादातर हथियार तबाह हो चुके हैं, हथियारों के गोदाम तबाह हो चुके हैं, उसके अड्डे, उसके ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और नए हथियारों की सप्लाई और पैसे की किल्लत अलग है। सप्लाई नहीं हो पा रही, पैसा
ढंग से नहीं मिलता। लिहाजा ये तीनों मुल्क भी समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म होने से रोकने और लेबनान को एक और जंग से बचाने के लिए फिलहाल हथियार अपनी ही लेबनानी हुकूमत को सौंप देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, वरना इसराइल दोबारा जंग शुरू करके गजा की तरह ही लेबनान के कुछ और हिस्सों को कब्जा कर वहां हमेशा के लिए जम जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि ग्रेटर इसराइल कोई एक दिन में नहीं बनेगा, हल्के हल्के वो इसी तरह से बनता रहेगा, जमीनें कब्जा कब्जा कर। यही बात है जो मिस्र और तुर्की को परेशान कर रही है। उन्हें पता है इस प्लान में तो वो भी हैं, और वो ये नहीं भी चाहते कि हिजबुल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि भले अपनी सोच किसी से ना मिलती हो, लेकिन अगर वो अपने दुश्मन का दुश्मन है तो उसे जिंदा रखा जाता है। यही सियासत है। यमन में नए सियासी टकराव की आग फैल रही है। दोस्तों, यमन के अदन एयरपोर्ट को अचानक बंद कर दिया गया है। सऊदी सोर्स के मुताबिक ये फैसला एसटीसी बैक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने लिया, जो साउथ यमन में एसटीसी की तरफ से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह कदम सीधे सीधे सऊदी अरब की हिमायत वाली यमनी गवर्नमेंट के हुक्म की नाफरमानी है। यमनी सरकार ने हालात बिगड़ने से रोकने के लिए यूएई के शहर अबू धाबी और दुबई से आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर टारगेटेड पाबंदियां लगाने को कहा था कि दुबई से और अबू धाबी से कोई फ्लाइट ना आए ना जाए। लेकिन एसटीसी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उल्टा पूरा एयर ट्रैफिक ही रोक दिया। बोले कहीं से नहीं आएगी, दुबई छोड़ो, कहीं से नहीं आने देंगे, ना कहीं जाएगी कोई फ्लाइट। अदन एयरपोर्ट का बंद होना इस बात का साफ साफ इशारा है कि साउथ यमन में एसटीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच खींचतान अब खुले टकराव में बदल रही है, और इसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही और रीजन की स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है। यूएई की फोर्स के वापस लौटने के फैसले के बाद भी यमन में पावर का स्ट्रगल जारी है, और इसका क्लाइमेक्स क्या होगा ये फिलहाल अभी कोई नहीं जानता। सऊदी अरब में फांसी देने का रिकॉर्ड टूट गया। साल 2025 में 356 लोगों को मौत की सजा दी गई फांसी से। सऊदी अरब में 2025 के दौरान फांसी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। एएफपी की टैली के मुताबिक पिछले साल कुल 356 लोगों को फांसी दी गई, जो सऊदी अरब की हिस्ट्री में एक साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, सबसे ऊंची फिगर है। इस तेज बढ़ोतरी की बड़ी वजह रियाद की वॉर ऑन ड्रग्स पॉलिसी है। मतलब नशे के खिलाफ जंग। हाल के सालों में जिन लोगों को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था, अब वही केस कोर्ट की प्रोसेस पूरी होने के बाद फांसी तक पहुंच रहे हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक सिर्फ साल 2025 में 243 लोगों को ड्रग्स यानी नशे से जुड़े मामलों में फांसी दी गई। बाकी के 100 कुछ लोगों को अलग अलग मामलों में दी गई फांसी, यानी हर 3 में से 2 फांसी सीधे नशे के केस में जुड़ी हुई थी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स पहले ही सऊदी अरब की इस पॉलिसी पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब का मैसेज साफ है, ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। 2025 अब सऊदी अरब के इतिहास में फांसी के सबसे काले साल के तौर पर दर्ज हो चुका है। सूडान की जंग पर बुरहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जीत करीब है, मगर सुलह का दरवाजा भी खुला है। सूडान की ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल फताह अल बुरहान ने पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के खिलाफ जारी जंग में जीत का दावा किया है। जुमेरात को सूडान की आज़ादी की 70वीं सालगिरह पर दी गई स्पीच में बुरहान ने कहा, हम अपने लोगों को हर जगह यकीन दिलाते हैं कि हमारी जीत करीब है, और ये जीत सूडानी आवाम की जीत होगी। सूडान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सूना के मुताबिक बुरहान ने साफ कहा कि जंग जारी है, लेकिन इसके साथ ही सुलह का दरवाज़ा भी खुला है, यानी बातचीत भी हो सकती है। एक तरफ जीत के दावे हैं और एक तरफ बातचीत की बात, यानी एक तरफ मैदान में आरएसएफ से टक्कर, दूसरी तरफ मुल्क को जोड़ने की बात। यानी सूडान के लिए आने वाले दिन फैसला कुन होते जा रहे हैं, या फतह या सुलह। बढ़ते हैं आगे। सोमालिया में अल शबाब पर बड़ा वार हुआ है, उसके 29 लड़ाके मार गिराए गए हैं। सोमालिया की फौज ने इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ साउथ ईस्ट सोमालिया के जाबाद गोडानी इलाके में अल शबाब गैंग के 29 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रात भर चले एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में मिडिल शब्बले रीजन में अल शबाब के ठिकाने निशाने पर लिए गए। इस कार्रवाई में दहशतगर्द हमलों के लिए तैयार किए जा रहे हथियार और कई गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। सोमालिया की हुकूमत का कहना है कि ये वही नेटवर्क है, ये वही दहशतगर्द तंजीम है जो साल 2007 से सोमालिया में बगावत करती आ रही है।
इंटरनेशनली बैक्ड हुकूमत को गिराने और अपना निज़ाम थोपने की भी एक कोशिश कर रही है। मैसेज साफ है, सोमालिया की ज़मीन पर अल-शबाब के लिए अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल ये थी कुछ खबरें, उम्मीद ये करता हूँ कि साफ गोई से फैक्ट्स के साथ आपके सामने रख दी। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।